हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। अब मैं सुमान आज आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है बायोलॉजी, और उसमें जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हमें डिस्कशन करना है वो है जेनेटिक कोड। ठीक है, तो जेनेटिक कोड क्या होता है? जेनेटिक कोड इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए टू आरएनए दैट डिटरमाइंस द एमिनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन्स। जेनेटिक कोड के विषय में हम विस्तार से पढ़ने से पहले सबसे पहले जेनेटिक कोड यानी कि जीन, इससे रिलेटेड जो बेसिक्स है हमारे, उन्हें जान लें, जिससे हमें ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ में आए। तो चलिए देखते हैं। स्टार्टिंग में बात करते हैं हम वोल्टर सटन और थियोडर बोवेरी के उस कथन से जिसमें उन्होंने कहा है क्रोमोसोम इज द ट्रांसपोर्टर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इन्होंने क्या कहा? क्रोमोसोम इज द ट्रांसपोर्टर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जेनेटिक मटेरियल का वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो ट्रांसपोर्टेशन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? क्रोमोसोम की। और जैसा कि हम लोग जानते हैं क्रोमोसोम क्या है? एक न्यूक्लियोप्रोटीन है, यानी कि इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, जिसमें न्यूक्लिक एसिड का 40% पार्ट होता है और प्रोटीन का 60% पार्ट होता है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन हुआ कि असल में जो हमारा जेनेटिक ट्रांसपोर्टर है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसपोर्टर है, वो न्यूक्लिक एसिड है या फिर प्रोटीन है। तो कुछ समय बाद मैक्लिओड, एवेरी, ग्रिफिथ, मैककार्टी और हर्शे एंड चेज, इन सभी के एक्सपेरिमेंट से एक कंक्लूजन निकला कि जेनेटिक मटेरियल इज न्यूक्लिक एसिड नॉट प्रोटीन। इन्होंने रीजन क्या दिया कि प्रोटीन में सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी नहीं होती है, यानी कि स्व द्विगुणन की क्षमता इनमें नहीं पाई जाती है, इसी वजह से ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है, जबकि न्यूक्लिक एसिड में ये क्षमता पाई जाती है। ठीक है, यहां तक तो बढ़िया था। अब आगे देखते हैं। एक वैज्ञानिक हुए फ्रेडरिक माइजर। फ्रेडरिक माइजर की कहानी क्या है? इन्होंने 1869 में पस यानी कि मवाद के न्यूक्लियस में इन्होंने कुछ केमिकल लिक्विड देखा जिसमें नाइट्रोजन व फास्फोरस की मात्रा ज्यादा थी व नाइट्रोजन की मात्रा कम थी, जबकि जो हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसमें फास्फोरस की मात्रा ज्यादा नहीं होती है, बल्कि नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है उसकी तुलना में। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटीन कंफर्म हो गया कि जेनेटिक मटेरियल नहीं है, और प्रोटीन की संरचना से भी यही हमें पता चला था कि प्रोटीन हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक, आगे एक वैज्ञानिक हुए कोजेल। इससे पहले कि हम बता दें कि फ्रेडरिक माइजर ने जो केमिकल लिक्विड देखा था उसे इन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया था, और उसी न्यूक्लिन को हम न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। कोजेल ने 1910 में बताया कि न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट ऑफ मेनली टू पार्ट्स, दैट इज नोन एज डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड। और इसी की वजह से कोजेल को 1910 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक्स। इसके बाद हम डायरेक्टली चलते हैं अपने टॉपिक पर कि जेनेटिक कोडांस क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। अब जेनेटिक कोड को हमें पढ़ने से पहले सबसे पहले जो हमारा ध्यान जाता है वो है सेंट्रल डोग्मा, यानी कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। तो सेंट्रल डोग्मा प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक। सेंट्रल डोग्मा की जो हाइपोथेसिस है वो फ्रांसिस क्रिक के द्वारा दी गई है, जिसमें इन्होंने क्या बताया है? सेंट्रल डोग्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल डोग्मा में यह बताया गया है कि डीएनए है, डीएनए का जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ, डीएनए में जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ, और एमआरएनए में जब ट्रांसलेशन की प्रक्रिया हुई तो हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बने। क्या बताया इन्होंने? सेंट्रल डोग्मा की हाइपोथेसिस से यह बताया कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हुआ, फिर एमआरएनए फॉर्मेशन हुआ, एमआरएनए से ट्रांसलेशन हुआ, और ट्रांसलेशन की वजह से प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। दिस इज नोन एज एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन। ये पूरी प्रक्रिया एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन के नाम से जानी जाती है, यानी कि यदि डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन हो और एमआरएनए से प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन ना हो तो ये पार्ट हमारा जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा। ये तीनों पार्ट हमारे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन मिल करके एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन बनाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। प्रोटीन अल्टीमेट फंक्शन फॉर्म। प्रोटीन की बात कर रहा है तो प्रोटीन हार्मोन की तरह भी काम करता है, एंजाइम की तरह भी काम करेगा और चैनल की तरह भी काम करेगा। आपने इसके कई सारे एग्जांपल्स देखे होंगे। अगर हम प्रोटीन हार्मोन की बात करते हैं तो इसका एग्जांपल है इंसुलिन हार्मोन, जो कि प्रोटीनिशियस
हार्मोन हमारा है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन इसका एक अच्छा उदाहरण भी है, एग्जाम्पल है। एंजाइम की बात करें तो हमारे ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये सारे प्रोटीनेशियस हमारे एंजाइम प्रोटीन नेचर वाले एंजाइम्स हैं। चैनल क्या होता है? यदि हम बात करते हैं अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यदि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो इसका जो आउटर लेयर होता है वो बाइलिपिड लेयर होता है, यानी कि इसमें वाटर एंट्री नहीं कर सकता है। तो वाटर के एंट्री करने के लिए इसमें कई सारे चैनल्स होते हैं, और ये हमारा जो होता है इसे हम एक्वापोरेंस बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? एक्वापोरेंस के नाम से जानते हैं। यही हमारा है चैनल, जो कि प्रोटीनिशियस नेचर का होता है, ठीक है। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल ही हमारे अल्टीमेट फंक्शन के रूप में काम करते हैं, और इसी से हमारा नीट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जिसमें यह कहा गया कि अल्टीमेट फॉर्म ऑफ अ जीन इज डन फ्रॉम व्हाट, ठीक है। अल्टीमेट फॉर्म ऑफ अ जीन इज डन फ्रॉम, तो हम ये जानते हैं कि प्रोटीन फॉर्म, ठीक है। अब जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट फॉर्म, जैसा कि हम जानते हैं, अभी हम आगे देखेंगे ट्रिपलेट फॉर्म है। जेनेटिक कोड जो हमारा होता है ये एक ट्रिपलेट फॉर्म में होता है, आगे देखते हैं, अभी समझ जाएंगे हम लोग। अब जेनेटिक कोड ट्रिपलेट फॉर्म में है। जॉर्ज गैमो एक साइंटिस्ट हुए, केम अप विद द आइडिया ऑफ जेनेटिक कोड, जो सबसे पहली बार जेनेटिक कोड के आइडिया से, मतलब जेनेटिक कोड के आइडिया को लेकर के आए। कौन थे? जॉर्ज गैमो, जिसके अंतर्गत इन्होंने ये बताया कि 4 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं। अगर हम बात करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल की तो एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। अगर हम आरएनए मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन एंड साइटोसिन, ठीक है। तो 4 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, और यही मिलकर के हमारे AUG, UUU, यही हमारा ट्रिपलेट फॉर्म में जेनेटिक कोड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये पूरा प्रोसेस जो हमारा है वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की वजह से होता है, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं जॉर्ज गैमो, जो कि आइडिया सबसे पहले लेके आए थे जेनेटिक कोड का। इन्होंने कहा कि 4 नाइट्रोजन बेसेस हैं आरएनए मॉलिक्यूल में, एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन और साइटोसिन, और डीएनए में एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। अब बात करते हैं ये जो हमारे हैं, यही हमारे नाइट्रोजन बेसेस ट्रिपलेट फॉर्म में जेनेटिक कोड का फॉर्मेशन करते हैं, और टोटल 64 कोडान्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये 64 कोडान्स हमारे 20 एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। 20 एमिनो एसिड को कोडित करते हैं, ठीक। और ये पूरा प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? परम्यूटेशन, और यानी कि कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन प्रोसेस कहलाता है। इसके आगे के पार्ट्स को चलिए देखते हैं। अब जॉर्ज गैमो ने जो अपना आइडिया दिया था, ठीक है, उसे कुल 3 साइंटिस्ट ने सपोर्ट किया था। हिज आइडिया वाज सपोर्टेड बाय 3 मोर साइंटिस्ट। उनके नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, मार्शल नारेनबर्ग और सेवेरो ओकोवा। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, मार्शल नारेनबर्ग और सेवेरो ओकोवा, यानी कि HMS, ठीक है। HMS ये शॉर्ट ट्रिक है इनके नाम याद करने के लिए, और आपको आसानी होगी। अब हम देखते हैं जेनेटिक कोडान्स कैसे कोडित होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स उनका कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो देखते हैं UACG, अपर लाइन में आप लिखिएगा UACG, ये हमारे राइट साइड में बनाइएगा। UACG देखिए, U इसका पार्ट है, फिर U डबल और U, ये हमारा ट्रिपल हो गया। फिर हम देखते हैं UU, और यहाँ पर हमारा सेकेंड पार्ट जो है यहाँ पर A, फिर UU, और ये हमारा थर्ड पार्ट जो है C। ये हमारे कोडान्स है जो कि ट्रिपलेट फॉर्म में हैं। फिर UU, और ये G पार्ट हमारा है UUG। ठीक इसी तरह UA लिख लेंगे, 4 टाइम्स है। फिर UCUACG, ठीक। फिर UC यानी कि UC और UC, और ये हमारा जो है UAC और G, UCAG, ठीक है। ये हमारे थे कुछ कोडान्स, इसी तरह सबका फॉर्मेशन होगा। 64 कोडान्स हैं, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं, उनको हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में जैसा कि हम देख रहे होंगे 64 कोडान्स हैं, जिनमें से 61 ही हैं जो हमारे एमिनो एसिड को कोडिंग करते हैं, एमिनो एसिड का कोडिंग करते हैं, ठीक है। और 3 जो हमारे होते हैं उन्हें हम नॉनसेंस कोडान बोलते हैं, नॉनसेंस कोडान। अब ये नॉनसेंस कोडान, इनमें से कौन से कोडान्स हैं? अगर हम इसकी बात करते हैं तो नॉनसेंस कोडान, आपने एक कंट्री का नाम सुना होगा, युगांडा, ये ट्रिक है एक। अब युगांडा कंट्री है जिसमें से फर्स्ट के 3 अल्फाबेट्स यानी कि UGA, ये हमारा पहला कोडान हो गया, नॉनसेंस कोडान।
UAG, जी और ए को हम पलट देते हैं तो UAG ये हमारा दूसरा नॉनसेंस कोडॉन हो गया, और UAA ये हमारा तीसरा नॉनसेंस कोडॉन हो गया। तो युगांडा आपका एक ट्रिक है जिससे आपको ये याद हो जाएगा कि कौन कौन से नॉनसेंस कोडॉन होते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हमारे कई सारे फैक्ट्स हैं, उसको देख लेते हैं। कह रहा है ईच कोड इज नॉन एम्बिगुअस, ईच कोड इज नॉन एम्बिगुअस, यानी कि AUG ऑलवेज कोड फॉर मेथियोनिन, और ये चाहे किसी भी प्राणी में हो, हम में हो, जानवर में हो, शेर में हो, AUG जो हमारा है ये हमेशा मेथियोनिन एमिनो एसिड को ही कोड करेगा। ठीक है, ये था हमारा ईच कोड इज नॉन एम्बिगुअस। ठीक, नेक्स्ट है कोड्स आर यूनिवर्सल। जो हमारे कोड्स होते हैं ध्यान से पढ़िएगा, इन पे कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो कि नीट में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे मैंने मेंशन किया है नीचे। तो देखते हैं कोड्स आर यूनिवर्सल। कोड्स कैसे होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं, यानी कि whether you reach in bacteria or human cell always code for same amino acid। ठीक है, यदि हम बात करें बैक्टीरिया, ह्यूमन सेल या फिर किसी की भी, तो जो हमारे कोड्स होते हैं वो हमेशा फिक्स जो हमारे अमीनो एसिड होते हैं उन्हीं को कोडिंग करते हैं। जैसे कि UUU जो कि हमारा पहला था वो फेनिल एलेनिन को कोडिंग करता है। ठीक है, फेनिल एलेनिन। ठीक है, आगे देखते हैं कोड्स आर कॉमालेस। किसी भी कोड्स को लिखते समय हम उनके बीच कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं, ना ही स्पेस का प्रयोग करते हैं, ये भी हमारा एक रूल है। दूसरा जो हमारा है कोड्स आर नॉन ओवरलैपिंग, यानी कि जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे AUG फिर TU, तो हम A को G के साथ कोडिंग किए, यानी कि A का जो हमारा कोडिंग हुआ है वो G के साथ हुआ, AUU। ठीक है, फिर UUU, यानी कि ये ओवरलैप नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे कोड्स होते हैं वो नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, कॉमालेस होते हैं, नॉन एम्बिगुअस होते हैं और यूनिवर्सल होते हैं। ये कुछ फैक्ट्स हैं। आगे देखते हैं जो हमारा मेथियोनिन यानी कि AUG होता है वो मेथियोनिन को कोडिंग करता है, और इसे ही हम स्टार्टर एमिनो एसिड के रूप में देखते हैं। AUG क्या है? स्टार्टर एमिनो एसिड है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने मेंशन किए हैं इसमें, जैसा कि आपको मैंने पढ़ाया भी है। जेनेटिक कोड ट्रांसलेटेड द RNA इनटू दैट प्रोटीन्स, यानी कि RNA से उस प्रोटीन में ट्रांसलेट करते हैं जेनेटिक कोड। ठीक है, जो जिसे हम बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। DNA ट्रांसक्रिप्शन हुआ, mRNA आया, mRNA से ट्रांसलेशन हुआ तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, जेनेटिक कोड इज नॉट ओवरलैपिंग एंड विथ कॉमास, नॉट ओवरलैपिंग एंड नॉट विथ कॉमास, जैसा कि अभी हमने इस पर डिस्कशन किया है। आगे देखते हैं तो द इनिशिएटर AUG इन प्रोकैरियोट्स कोड्स फॉर, मतलब प्रोकैरियोट्स में जो हमारा इनिशिएटर AUG होता है वो किसको कोडिंग करता है? ये तीनों जो हमारे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो नीट के एग्जाम में या फिर कई सारे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, द इनिशिएटर AUG इन प्रोकैरियोट्स कोड फॉर, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो हमारा इनिशिएटर AUG होता है वो किसके लिए कोडिंग करता है? तो वो है फॉर्मिल मेथियोनिन। क्या है? फॉर्मिल मेथियोनिन। तो ये था हमारा जेनेटिक कोड, और जेनेटिक कोड में आज के लिए इतना ही। जेनेटिक कोड उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरह मैं आपके लिए और भी कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहूँगा। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।